हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 बच्चों। आज हम आपकी हिस्ट्री में चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य, इस चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, चैप्टर 1 बच्चों हम क्लास में कर चुके थे। अब चैप्टर 2 देखो आप। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। यहाँ पे आपको मानचित्र जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें देखो जितने भी जो 7वीं से और 12वीं शताब्दी के बीच जितने भी राजा हुए, जितने भी शासन करने वाले राजवंश थे, उन सबको दिखाया गया है। देखो, इंद्रप्रस्थ, चाहमान, मुल्तान के अकबर अरब, मंसूर के अरब, प्रयाग, चंदेल, बनारस, यानी कि सब राजाओं को दिखाया गया है। कौन कौन? राष्ट्रकूट, मान्यखेत, मालखेद। ठीक है, मानचित्र 1 में क्या है? 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य है। इसमें राज्य भी हैं और राजवंश भी, दोनों दिखाए गए हैं। ठीक है, मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों यानी कि चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। आपको इस मानचित्र में खुद से ढूंढना है कि ये चारों राज्य कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका आता है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत यानी कि सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। यानी कि सैन्य का मतलब होता है सैनिक सहायता। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महंत स्वामी होता है महामंडलेश्वर, यानी पूरी मंडली का जो स्वामी होता है, इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने, कौन था राष्ट्रकूट प्रधान? दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा छात्रत्व प्राप्त कर लेगा। यानी कि जब अनुष्ठान पूरा हो जाता था तो ये माना जाता था जो क्षत्रिय नहीं है वो क्षत्रिय हो जाएगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यानी कि जो मयूर शर्मन था उसने तो कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया और जो गुर्जर प्रतिहार का हरिश्चंद्र ब्राह्मण था उसने राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका राज्यों में प्रशासन। इस नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, महाराजाधिराज का मतलब क्या होता है? राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता को साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। लगान यानी होता है कर, जिसे आप टैक्स बोलते हो। ठीक हो, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता। राजस्व भी क्या होता है? कर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने की सीढ़ी का इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख भी मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, यानी कि उसे वित्तीय सहायता देते थे। वित्तीय का मतलब होता है आर्थिक, यानी पैसे की सहायता देते थे।
साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्ग के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ क्या होती है? देखो, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सत्य नहीं हो सकते। मतलब किसी की राजा जो अपनी उसमें प्रशंसा में लिखवाते थे, जो उसे बोलते हैं प्रशस्ति। राजा अपनी प्रशंसा में कुछ लिखवाते थे, उसे बोला जाता है प्रशस्ति। ठीक है, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। 6th क्लास में हमने पढ़ा था प्रशस्ति किसे कहते हैं। ठीक है, मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ, ये आपको खुद से रीड करना है ये वाला। ठीक है, पैराग्राफ कि नागभट्ट जो था एक राजा को क्या क्या उपलब्धियाँ दी गई। ठीक है, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, ये जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये चित्र जो आपको दिख रहा है इसमें क्या है, थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर प्रशासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। नेक्स्ट आपका है धन के लिए युद्ध, यानी कि धन के लिए वो राजा जो थे वो क्यों क्यों युद्ध करते थे। देखो, आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, तो कोई वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, भरथिया, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ से बनेगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजा शामिल थे, कौन कौन से राजा शामिल थे, कौन कौन से वंश शामिल थे। ठीक है, तो आएगा गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपने सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपने निशाने बनाते, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ोगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद है शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया और उसने अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक फैला दिया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चामन भी थे। कौन थे? चामन यानी कि चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गैडवालों से टक्कर लेनी पड़ी। चामानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चामानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, जिसने 1168 से 1192 जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों हार गया। यानी 1191 में उसने उसे मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी से खुद ही हार गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चोल राज्य। नज़दीक से एक नज़र। चोल राज्य की नज़दीक से एक नज़र देखो। यहाँ पे जो मानचित्र दिखाया गया है इसमें चोल राज्य और उसके पड़ोसी
उसके पड़ोसी राज्य जो हैं वो दिखाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा से मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातम थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर में निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के साथ पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। ठीक है कि कौन सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था। राजराज प्रथम 1985 में राजा बना और उसी ने इसमें सब ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर बच्चों फिर से रीड करना है अपने आप। ओके, अब आगे हम इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपको यहीं तक रीड करना है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।